नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है ये टीवी न्यूज चैनल। और हमारा खास प्रोग्राम आप देख रहे हैं लाइव इंटरव्यू। और आज इंटरव्यू में हमारे खास मेहमान हैं सैयद समाइल अहमद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के। सैयद समाइल अहमद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, क्या परेशानियां इस समय जो निजी संस्थान हैं, जो निजी शिक्षण संस्थान हैं, उनको क्या क्या परेशानियां जो है आ रही हैं और सरकार उनमें क्या मदद कर पा रही है? देखिए, मार्च 2020 में जब प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर के लॉकडाउन की घोषणा की, उसके बाद लगातार ये 2 साल पूरा होने को है और प्राइवेट स्कूल लगभग समाप्त की ओर है। एसोसिएशन ने कई बार केंद्र मंत्री, प्रधानमंत्री एवं बिहार के मुख्यमंत्री और देश के विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्रियों से प्राइवेट स्कूलों के सहयोग के लिए मांग की, क्योंकि 20 लाख करोड़ जो पैकेज प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में अनाउंसमेंट की थी कोरोना से के लोगों की मदद के लिए, उसमें कहीं भी निजी विद्यालयों का नाम उन्होंने मेंशन नहीं किया था, जिसको लेकर के लगातार प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने पत्र के माध्यम से लाखों लोगों ने पूरे देश के मांग की थी कि प्राइवेट स्कूलों को बचाने के लिए उन्हें भी राहत दी जानी चाहिए। लेकिन कहीं से भी कोई मदद ना तो केंद्र सरकार के द्वारा मिली, ना ही देश की विभिन्न राज्य सरकारों से मिली। लगता है कि देश की सरकार और राज्य की सरकार ये निर्णय ले चुकी है कि देश की शिक्षा को समाप्त कर देना है, क्योंकि सभी को पता है कि इस देश में 2 तरह की शिक्षाएं चलती हैं, एक सरकारी स्कूलों में और एक प्राइवेट स्कूलों में। और हिंदुस्तान के जितने बड़े लोग हैं, पॉलिटिशियन है, जुडिशियरी के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, यहाँ तक कि अब तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में इसलिए भेजते हैं कि उनको पूरा विश्वास है कि उनके बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी प्राइवेट स्कूलों में। उसके बावजूद भी लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, फिर भी प्राइवेट स्कूलों के तरफ उनका कोई रुझान नहीं है और नजरअंदाज प्राइवेट स्कूलों को कर रखा है। आपने देखा होगा कि सभी सरकारी संस्थाओं को केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने या दूसरे संस्थाओं को बहुत सारी सहूलियतें दी, लेकिन प्राइवेट स्कूल ही एक ऐसा है जिसके ऊपर सरकार ने कोई मदद नहीं की। 2 साल से हमारे विद्यालय बंद है, लेकिन आज भी उन विद्यालयों में बिजली का बिल लिया जाता है, जब ये जानते हुए कि बिजली का वहाँ कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हमारे बिजली का बिल कैसे आता है? जी, मैं साथ ही आपके प्रश्न का भी मैं जवाब देता चलूं, क्योंकि जब बिजली का कोई काम नहीं है, उपयोग नहीं है, तो बिल कैसे आता है? वो रेंट आती है ना, बिजली का वो रेंट आता है। तो जब हमने इस्तेमाल नहीं किया और अभी पेरेंट्स भी कोई फीस नहीं दे रहे हैं, चूंकि पढ़ाई नहीं हो रही है तो पेरेंट्स भी फीस नहीं दे रहे हैं। मकान का जो टैक्स है वो लग रहा है कॉमर्शियल। हमारी जो बसेस हैं उसके ऊपर भी टैक्स लग रहा है। सबसे अफसोस इस बात की है कि उसका रूट टैक्स लग रहा है कि किस रूट में चलती है उसका टैक्स लग रहा है, जो कि 2 साल से बसें हमारी स्कूल में बंद है। डायनोमो खराब हो गया है, चक्का बैठ गया है, बसेज में जंग लग गई है, यहाँ तक कि उनका इंश्योरेंस भी लिया जा रहा है। तो कहीं से भी केंद्र सरकार और देश की विभिन्न राज्य सरकार ने निजी विद्यालयों को कोई भी सुविधा नहीं दी, और बल्कि कैसे प्राइवेट स्कूल बंद हो जाए उसका उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला। सरकारी स्कूलों के टीचरों को उन्होंने डोर टू डोर भेजा लोगों के घर पे, और ये कहलवाया कि आपके बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं अभी तो वो बंद है, क्यों नहीं उन बच्चों को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर कर दीजिए, ताकि उनको जो सुविधा मिले साइकिल का, पोशाक का, खाने पीने का। यानी एक तरह से साजिश के तहत इस कोरोना में प्राइवेट स्कूलों को बंद किया गया है। मॉल खुले हुए हैं, सिनेमा हॉल खुले हुए हैं, मार्केट खुले हुए हैं, ट्रेन खुली हुई है, बसेस खुले हुए हैं, मार्केट खुला हुआ है, हवाई जहाज खुला हुआ है, ऑफिसेस खुले हुई हैं, प्राइवेट ऑफिसेस खुली हुई हैं। तो सारी चीजों के लिए कोरोना नहीं है, और हमारे प्राइवेट स्कूलों के लिए कोरोना है। हमारे जो बच्चे हैं पिछले 2 सालों से स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिखने की सलाहियत खत्म हो गई है, उनके पढ़ने की सलाहियत खत्म हो गई है। अब एक नया सिस्टम आया है कि ऑनलाइन पढ़ाना है। लाखों बच्चों की आंख की रोशनी खराब हो गई ऑनलाइन पढ़ने की वजह से। हमारे लाखों बच्चे जिनके पास मोबाइल है, वो गलत चीजों को देखने का उनका आदत खराब हो गया है।
हमारे करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, जिसकी वजह से वो क्लास नहीं कर पा रहे हैं। तो एक ही देश में, एक ही प्रदेश में, एक ही जगह पे दो तरह के बच्चे अब हो गए हैं। एक जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल है वो क्लास कर रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो नहीं कर रहे हैं। तो देश के अंदर एक ही सिस्टम होना चाहिए। मुझे लगता है कि अविलंब स्कूल को खोलना चाहिए। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने यह निर्णय लिया है, अगर देश के सभी राज्य के स्कूल अगर 6 फरवरी से पहले खोलने की अगर घोषणा नहीं करते हैं तो बाध्य होकर के देश के सभी 2 लाख प्राइवेट स्कूल जो एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और हमारे बिहार के 25,000 जो प्राइवेट स्कूल हैं जुड़े हुए हैं, हम बाध्य होकर के आंदोलन में उतरेंगे। तो ये जिम्मेवारी केंद्र सरकार और देश की विभिन्न राज्य सरकार की होगी। जी, लेकिन तमाम तरीके की दलीलें भी दी गई, जो कोर्ट में केस भी जो है गए, और उसमें अभिभावक संघ आपके साथ में नहीं आ रहे, क्या वजह है? क्योंकि देश में जैसे आप 2 लाख स्कूलों का आप संगठन जब आप बताते हैं तो दूसरी तरफ अभिभावक भी तो हैं, क्योंकि जब आप मुसीबत में हैं तो उनको साथ में खड़े होना चाहिए, क्यों नहीं खड़े हो रहे, क्या वजह है? देखिए, कोई भी स्कूल के अभिभावक स्कूल के खिलाफ जी, नहीं है। अभिभावक सारे नहीं, अभिभावक सारे संघ आ भी कौन सा रहा है? मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। जी, कोई भी स्कूल के अभिभावक स्कूल के खिलाफ नहीं है। जिन लोगों ने संघ के माध्यम से कोई बयान देते हैं, अगर उनकी पृष्ठभूमि देखेंगे तो उनके बच्चे विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं, वो अपनी दुकान चलाते हैं। कोई भी अभिभावक कभी नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा स्कूल नहीं जाए, उनका बच्चा पढ़ाई नहीं करे। कोई भी अभिभावक नहीं चाहेगा कि वो हमारे बच्चे के टीचर के साथ हम कोई गलत व्यवहार करें। कोई भी अभिभावक नहीं चाहेगा कि हम अपने स्कूल, हमारे बच्चे के स्कूल के प्रिंसिपल और डायरेक्टर के साथ गलत व्यवहार किया जाए। ये 2-4 जगह कुछ लोग अपनी रोटी पकाने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। स्कूल संचालक सुबह जब उठते हैं तो स्कूल के बच्चों का नाम लेके उठते हैं और जब सोने जाते हैं तो स्कूल के बच्चों का नाम लेके सोते हैं। 24/7 स्कूल के संचालकों का कोई दूसरा रोजगार और दूसरा काम नहीं है। ऐसे पेरेंट्स जो इस तरह की बात करते हैं, निश्चित तौर पर उनके बच्चे विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अभी चलिए, आपने सहमत देखा हूँ होगा। आपके। एक सवाल साथ में जोड़ता हूँ आपके साथ में। जिस समय देश के अंदर जो है शुरुआती जब कोरोना आया था, और उस समय देश में सभी स्कूल क्या, पूरा देश ही बंद हो गया था, देशबंदी हो गई थी। उस समय पूरी फीस वसूली गई थी, और इसके बावजूद जो उसमें अध्यापक थे निकाले गए थे, उनको जो है वेतन तक नहीं दिया गया। क्या वजह रही? आधी फीस नहीं कर सकते थे निजी संस्थान? क्योंकि जहां सरकारी स्कूलों में उनको अगर मुफ्त जो यहाँ पढ़ाया जाता है वही आप बता रहे हैं, आपके कहने का मतलब है कि वो डोर टू डोर जाकर के कैंपेन चला रहे हैं और उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं सरकारी संस्थानों में। लोग तो ये चाहते हैं कि सरकारी संस्थान खत्म ना हो, निजीकरण का लोग विरोध कर रहे हैं। तो निजीकरण जो है ये चाहता है कि सरकारी संस्थान ना रहे। सरकारी संस्थानों में क्या कमियां, उनमें सुधार होने की मुझे लगता है दोनों को रहने की आवश्यकता है, निजीकरण को भी और जो सरकारी तंत्र है उसे भी रहने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर वो खत्म हो जाएगा तो फिर तो निजीकरण की भी कहीं ना कहीं मनमानियां शुरू हो जाएंगी पूरी तरीके से। तो कई जगह से, क्योंकि आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है और आपने भी देखा होगा हर जगह खामियां आती हैं। हालांकि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आपके सवाल बहुत बेहतर नहीं है, बहुत जो है पीड़ादायक है। जो ऐसे विद्यालय हैं जहां बसों का, जैसे आपने बताया, टैक्स दिया जा रहा है, बिल्डिंग का किराया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं सरकार को हेल्प यहाँ पर करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, जो वो नहीं कर पा रही है या करना नहीं चाहती है। जी, देखिए, आपके इतने सवालों का मैं बारी-बारी से जवाब दूँगा। सबसे जी, पहले मैं आपको बताऊँगा कि विद्यालय कई प्रकार के हैं इस देश में, राज्य में। जी, हर शहरों में, बड़े शहरों में 2, 4, 5 बड़े विद्यालय होते हैं। बाकी मीडियम होते हैं, छोटे होते हैं और सबसे छोटे होते हैं। तो जो 2, 4, 5 बड़े विद्यालय होते हैं, उनके जो सिस्टम है, जो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने का तरीका है, उसको आप सारे विद्यालयों से ना जोड़ें। जी, होता क्या है कि कुछ विद्यालय जहाँ नामांकन होना बड़ा मुश्किल है, खास करके मिशनरी स्कूल में, वहाँ के पेरेंट्स ऑन टाइम फीस दे देते हैं। लेकिन बाकी जो विद्यालय हैं उसकी फीस 99.9% लोगों ने नहीं दी। तो अब जी, आप सोच सकते हैं, मान के चलिए थोड़ी देर के लिए हमारे बिहार में जी, मिशनरी के स्कूल 20 से 25 है पूरे बिहार में, जो अच्छे स्कूल है जहाँ नामांकन होना जरा मुश्किल है। ऐसे जी, विद्यालयों में भी 70% और 60% फीस आई है। ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ भी 100% आया।
लेकिन उसके बाद जितने विद्यालय हैं उनके यहाँ कोई फीस नहीं आई है, ऑनलाइन पढ़ाई होने के बावजूद भी नहीं आई है। और जहां तक टीचर को सैलरी देने की बात है, पहले कुछ महीनों में स्कूलों ने अपने स्तर से अपने जो जमा पूंजी थी वो देने की कोशिश की, लेकिन 1 2 3 महीने के बाद सीमा होती है, सबके पास अपना 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 प्रॉब्लम होता है। उसके बाद जब लगा कि कहीं से भी पेरेंट्स फीस नहीं दे रहे हैं, तो एक सिस्टम जो डेवलप हुआ नहीं देने का, उसका सीधा इफेक्ट हमारे टीचरों पे पड़ा। वो हमारे करोड़ों टीचर इस देश के भूखे मरने लगे। आपको जान के ताज्जुब होगा कि इस कोरोना काल में हमारे हजारों हजार टीचरों की जान चली गई, उनके परिवार की जान चली गई। पैसे के अभाव में वो इलाज नहीं कर सके और हमारे हजारों स्कूल बंद हो गए क्योंकि उन्होंने किराया नहीं दिया मकान मालिक को, तो मकान मालिक ने मकान खाली करा दिया। तो एक तरफ स्कूल ने पूरी कोशिश की कि अपने टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को मदद करे, लेकिन उनकी भी एक सीमा थी, एक उम्मीद थी कि सरकार इसमें मदद करेगी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुआ। बल्कि अफसोस तो इस बात की है कि बिजली विभाग ने स्कूलों का पहचान पहचान करके जिन लोगों ने बिल नहीं जमा किया था उनका तो बत्ती भी काटना शुरू कर दिया और लोग अंधेरे में रहने लगे। तो एक तरह से सरकार ने कहीं ना कहीं एक ऐसी नीति अपनाई कि उन स्कूलों को जिन्होंने नहीं जमा किया है टैक्स, उन स्कूलों पे नोटिस जाने लगा फाइन के साथ। जिन स्कूलों ने बस का ईएमआई नहीं भरा, टैक्स नहीं दिया, उनको ट्रिपल और तिगुना चौगुना टैक्स देकर के नोटिस भेजना शुरू कर दिया। तो ये सोची समझी साजिश थी सरकार की कि कैसे इस कोरोना में प्राइवेट स्कूलों को खत्म कर दिया जाए। लेकिन ईश्वर यही है, ऊपर वाले यही है, आप लाख चाहिएगा तो आप नहीं खत्म कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के संचालक ने ये निर्णय ले लिया है कि हमें इस देश की शिक्षा को ठीक करनी है, हमें इस देश की शिक्षा को आगे बढ़ाना है, हमें इस देश के नौनिहालों को पढ़ा कर करके उस जगह पहुंचाना है जहां उनके माँ बाप चाहते हैं। आपने जहां कही सरकारी स्कूलों की बात, हम लोग चाहते हैं कि सरकारी स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छे टीचर हो। जब सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में दोनों में जब अच्छी पढ़ाई होगी तभी कंपटीशन होगा, उससे बच्चों को फायदा होगा। लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। सरकार मैक्सिमम अपने सरकारी स्कूल के टीचरों को सरकारी कार्य में लगा देते हैं, तो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में इन सब चीजों का कहीं कुछ नहीं है। टू दी पॉइंट आपको आना है, पढ़ाना है, रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई देनी है। यही वजह है कि आज देश के मानचित्र पर जहां भी आप जाएंगे, बड़े बड़े ओहदे पे हमारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं। जहां भी आईआईटी या मेडिकल में आप देखेंगे रिजल्ट, उसमें प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं। जहां आईएएस आईपीएस की जो रिजल्ट आ रहे हैं देखिए, उसमें प्राइवेट स्कूल के बच्चे। और अगर विश्व में जाए तो पूरे वर्ल्ड में अगर आप जाएंगे, अगर बच्चे अगर हिंदुस्तान के नाम रोशन कर रहे हैं तो उनका बैकग्राउंड देखेंगे वो प्राइवेट स्कूल के हैं। अगर हिंदुस्तान के अंदर अच्छा कर रहे हैं तो उनका बैकग्राउंड देखें, बिहार के अगर बच्चों का तो देखेंगे प्राइवेट स्कूलों का उनका बैकग्राउंड है। तो हम इतनी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करेंगे, सरकार नहीं सपोर्ट करेगी, तो फाइनली नुकसान तो बच्चों का होगा। आप सोचिए कि 2016 में हो सकती है ना, जब आरक्षण की बातचीत आती है, जब अन्य विषयों की बातचीत आती है, क्योंकि आज के दौर में शिक्षा और चिकित्सा में आरक्षण जो है खत्म होना चाहिए। दूसरा विषय, जब आप अच्छी क्वालिटी की आप बात करते हैं कि हम क्वालिटी में एजुकेशन जो है दे रहे हैं, तो उसमें सुधार जो हो रहा है, उसमें और भी सुधार होने के लिए जो है आप ये प्रेशर दे सकते हैं। जैसे कि कोविड में आपने बताया कि अगर ये फरवरी तक जो है नहीं खोलते हैं, 6 फरवरी तक शायद आपने बताया कि अगर ये नहीं स्कूलों को जो है खोलने की इजाजत देते हैं तो हम प्रदर्शन करेंगे, हम सरकार के सामने जो है हम खुल करके फिर आएंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन साथ में आप ये भी तो कह सकते हैं, क्योंकि आप जान जोखिम में डाल रहे हैं, पहला, क्योंकि आप ये तो लिख के नहीं दे सकते ना कि अगर कल को कोई भी किसी भी स्कूल में अगर किसी बच्चे को कोरोना होता है, उससे उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके लिए क्या जिम्मेदार होगा वो स्कूल? आप कहेंगे नहीं। इसमें यह भी तो हो सकता है कि आप सरकार के सामने अपनी वो मांगे लेकर के जाएं कि जो टैक्स है वो माफ किया जाए, अभी फिलहाल को अभी तक का जो है, और वो तब तक माफ किया जाए जो है किया जाए जब तक कि स्कूल नहीं पूरी तरीके से खुल जाते हैं। जो बिजली है उसका बिल माफ किया जाए, जो हमारे यहाँ जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनको जो है कहीं ना कहीं सरकारी अनुदान जो है मिले, सहायता, सरकारी सहायता राशि मिले, जब तक कि इनको जो है हम बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनमें सरकार हमारी मदद करे, कुछ हम मदद करते हैं, कुछ वो मदद करें, जिससे कि हम उनकी जो है सहायता कर पाए। सवाल ये भी तो हो सकते हैं, लड़ाई ये भी तो हो सकती है
क्योंकि आप वो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं जो आप भी जानते हैं कि जिसके लिए सरकार कभी भी हामी नहीं भरेगी। पंडित जी, जी पिछले 2 सालों से ये सारी चीजें मैं आपकी सरकार के समक्ष रख चुका हूँ जी। और लगातार रख चुका हूँ और पूरे देश के लोग रख चुके हैं। नहीं, लेकिन सरकार तो अपनी है ना, सरकार हमारी आपकी कहाँ होगी, सरकार तो नहीं देश की नहीं है, उसको समझना चाहिए। जी मैं वही बता रहा हूँ, तो सरकार को प्राइवेट स्कूलों से कोई इंटरेस्ट नहीं। जी लगातार मैंने क्यों कहा 6 फरवरी, उसके भी पीछे कारण है। जी बिहार में 1 फरवरी से +2 के बच्चों का एग्जामिनेशन हो रहा है जी और 70% जो सेंटर है वो प्राइवेट स्कूलों में है। जी तो जब इनके बच्चे, सरकारी स्कूल के बच्चे एग्जाम देने हमारे प्राइवेट स्कूल में आएंगे, तो जी पेरेंट्स की बड़े संख्या में आके स्कूल में हम लोगों को बोल रहे हैं कि जब आपका विद्यालय खुला है और हम जी फीस देते हैं और जी एग्जाम देने आएगा सरकारी स्कूल का बच्चा, तो आप हमारे बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? जी इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जी जब सरकारी स्कूल के बच्चे 1 फरवरी से एग्जाम देने विद्यालय आ सकते हैं, उनको कोरोना जी नहीं होगा, तो जी हमारे जो स्कूल है हमारे ही बच्चे बाहर रहेंगे। यानी घर मेरा, अब पड़ोसी आके मेरे घर में घुस जाए और हम बाहर जो है मैदान में सोए, वही वाली बात है। आप एक मतलब बहुत बड़ी व्यवस्था माल से जुड़े हैं कहावत जहां एक से गाँव हम में सब है। आते हैं। जी, आप एक बहुत बड़ी व्यवस्था से जुड़े हैं और नमन है आप सब लोगों को, इसलिए भी क्योंकि आप अगर न होते, क्योंकि मैं तो प्राइवेट स्कूल में मैं पढ़ा हूं, तो मैं अपनी बता रहा हूँ, हालांकि शिक्षा का स्तर सरकारी खराब है, क्योंकि अगर मैं उसमें शायद पढ़ा होता, शायद आपसे आज जो है मैं आपका डिबेट कर रहा होता। तो आप जो है शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हैं, तो ऐसे शिक्षकों को नमन, जिनकी जो है जाने गई हैं, जिन्होंने जो है जिनका बलिदान व्यर्थ ना जाए, वो आप लड़ाई जो है लड़ रहे हैं और जारी रखनी भी आपको चाहिए। देश में अगर शिक्षा ना हो तो ना तो सरकार हो, ना सरकारी सिस्टम हो, ना ये प्रशासन हो, ना कोई तंत्र हो, कोई व्यवस्था नहीं हो। ये बहुत जरूरी है कि अगर क्वालिटी में हमारी अच्छी एजुकेशन नहीं है, अगर क्वालिटी में हमारी जो शिक्षा है उसका स्तर जो है अगर वो उच्च नहीं होगा, तो हम बेकार हैं, हम फेल हो जाएंगे। और उसका कारण भी यही रहा है। तो ये सरकार को ध्यान देना भी चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या कभी कोई सांसद विधायक कभी आते हैं कार्यक्रम में, कभी ये मुद्दा उठाते हैं? आपने सुना आज तक संसद में, सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी व्यक्ति जाकर के निजी स्कूलों से निकले हैं जबकि वो, लेकिन वो कभी भी ये विषय उठाते नहीं? क्यों? महत्वपूर्ण नहीं है? सिर्फ केवल युवाओं को ये तो बोला जाता है कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए, लेकिन उसके स्तर के साथ में फ्री होनी चाहिए, यानी उस पर कोई बातचीत नहीं होती। यही तो अफसोस है पंडित जी जी कि वो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे एमएलए वो भी पढ़ के गए हैं और उनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। जी लेकिन जब हमारी प्रॉब्लम है तो उसको कहीं वो लोग डिस्कस नहीं करते हैं। जी अफसोस तो इस बात की है कि उनके परिवार के बच्चे एडमिशन के लिए जी परेशान रहते हैं, वो खुद अपने बच्चों को एडमिशन के लिए परेशान रहते हैं। लेकिन जी जब आज पूरा एजुकेशन सिस्टम ठप हो गया है, जी आज कहीं स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चे घर में बदमाश हो रहे हैं, उनके जी लिखने की, बोलने की, पढ़ने की सारी चीजें खराब होती जा रही है। और तो जी और 2016 में जो हमारे बच्चे पैदा हुए जी और 2022 आ गया, अभी उन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा है। तो जी एक सोचिए कि कितना बड़ा लॉस हुआ है इस देश को। करोड़ों बच्चे इन 4 5 6 साल में जो पैदा हुए, क्या हाल होगा उनको जब वो स्कूल जाएंगे, तब पता चलेगा कि ऐसा भी स्कूल होता है, ऐसे भी जी टीचर होते हैं, ऐसा भी प्लेग्राउंड होता है। तो कितने जी अफसोस की बात है, और सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। आप सारे गाइडलाइन के साथ पूरे हिंदुस्तान के सिस्टम को चला रहे हैं, वही गाइडलाइन आप प्राइवेट स्कूलों को भी दे दीजिए, उसी जी गाइडलाइन से हम स्कूल चलाएंगे। अब तो पेरेंट्स नाराज हो गए हैं, गुस्से में हैं कि उनके बच्चों की पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि जी उनको अब समझ में आ रहा है। शुरू में तो लास्ट 2021 में बड़ा अच्छा लग रहा था उनको, 2020 में भी बहुत अच्छा लग रहा था। 2020 में तो बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो इसी बहाने फीस नहीं देना पड़ेगा। जी लेकिन जब 2021 जब आया, तब उनको समझ में आया कि उनको क्या नुकसान और क्या फायदा हुआ जब बच्चे बिना इम्तिहान के प्रमोशन हो। जी और जब 2021 से अब 2022 में आ गए, तब उनको समझ में आ रहा है कि उनके बच्चों के साथ सरकार नाइंसाफी कर रही है। अब तो वो लड़ने के लिए आगे आ गए सही हैं। था। पहले बच्चे जो थे वो बहाना ढूंढते थे कि हमें छुट्टी के लिए कोई बहाना मिल जाए, जैसे 2 4 दिन या 1 2 दिन कम से कम घर में बैठने को, कहीं कोई दर्द या कहीं कोई, बड़े अजीब अजीब से बहाने भी आते थे जो वीडियो आप देखते होंगे। मैं पुराने वीडियो देखता हूँ तो बड़ा हंसता हूँ।
लेकिन अभी वो बहाना ढूंढते हैं कि पढ़ने कैसे जाया जाए, स्कूल कैसे खुले और कैसे जाया जाए, इस घर से जो है बचा जाए। घर उनको जेल लगने लगा है। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं आप क्या मीडिया को जिम्मेदार नहीं मानते? जैसे मंदिर मस्जिद पर कोई झगड़ा हो जाए, कोई बवाल छोटा सा मच जाए, तो पूरे देश का मीडिया उतर जाता है, जी लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ। तो बड़े बड़े मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, उस पर क्या ये इतना बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जो होना चाहिए, क्योंकि ये भविष्य में कहीं ना कहीं इसको इतिहास में बना के रखते हैं, जो आप कह रहे हैं कि हमें अपने बच्चों को बताना पड़े कि हम भी कभी स्कूल में जाया करते थे, क्लास लगती थी, उसमें हम इस तरीके से पढ़ते थे आपस में। तो ये हमें बताना ना पड़े, ये सिर्फ केवल एक इतिहास न बन के रह जाए। उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार क्यों है? क्या साथ साथ में मीडिया है, विधि व्यवस्था है, वो जिम्मेदार नहीं है क्या? ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में तमाम वकीलों को, अधिवक्ताओं को दिख रहा होगा कि देश भर में एक बड़ा जन आंदोलन बिना कहीं रैली निकाले भी तो किया जा सकता है ना, घर बैठ करके, जिस पर सरकार बिल्कुल सोचने के लिए विवश हो। बिल्कुल पंडित जी, मैं आपको बताऊं, आपने हमारे दिल की बात कह दी। जी। ये इतना बड़ा इशू है, करोड़ों बच्चों का फ्यूचर डार्क में है। लेकिन जो बड़े चैनल हैं, सो कॉल्ड बड़े चैनल हैं, जो जिन्होंने कहा जी। कि बेसलेस इशू पे बहस करते हैं, जी। लोगों का वक्त बर्बाद करते हैं, वो सीधे डायरेक्ट तौर पे सरकार को मदद करने का काम करते हैं, डाइवर्ट करते हैं इश्यूज से। जी। अगर एक दिन नेशनल चैनल खाली बहस कर दे कि देश की शिक्षा खत्म हो रही है, तो निश्चित तौर पे सरकार को झुकना पड़ेगा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे पोर्टल को, छोटे चैनलों को, खास कर करके जो इस बर्निंग इशू को आप जैसे लोग उठाते हैं, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं पंडित जी आपको। कि जी। ठीक है, छोटे ही हैं, लेकिन आपने बड़ा काम किया है आज। आज ये जो वीडियो, जो हम जब इसको लॉन्च करेंगे, तो हिंदुस्तान के लाखों लोग इसको देखेंगे और आज इसको आपका पसंद इंटरव्यू था करेंगे। तो सिर्फ केवल आपको जोड़ा, लेकिन इसके बाद में मैं आपको बता दूं, कल या परसों मेरा ये विषय लगातार साप्ताहिक कार्यक्रम जो है होगा, और उस डिबेट में 10 से 12 लोग जुड़ेंगे भी, जिसमें मौजूदा प्रत्याशी भी रहेंगे, जिसमें मौजूदा लोग भी रहेंगे, और जिनसे एक ही सवाल रहेगा, क्या आपके इस एजेंडे में ये चीज आती है या नहीं? नहीं आती है तो ये देश में क्यों है? इस पर इसका विरोध आप करना शुरू करो कि सारे स्कूलों को ताला लगाओ, और जो लोग बेरोजगार हैं उनको फांसी की सजा हो जाए, बात खत्म हो गई। क्योंकि उनके पीछे उनका परिवार है, अगर वो उनका पालन पोषण सही ढंग से नहीं होगा, क्योंकि उनको एक जो निश्चित एक वेतन है वही मिलता है। सरकारी स्कूलों के अध्यापकों की तरह 65,000 70,000 तो आ नहीं रहा है, लेकिन नहीं, घर बैठे हैं तब भी आ रहा है, नहीं बच्चे आ रहे हैं तब भी आ रहा है। इस व्यवस्था में कहीं ना कहीं एक परिवर्तन होना चाहिए। मुझे लगता है कि शिक्षण संस्थानों को, जो निजी शिक्षण संस्थान है, क्या सरकारों को गोद नहीं ले लेना चाहिए कि जब वो मुसीबत में हो तो हम उनकी हेल्प करें? क्योंकि बहुत सारे नहीं, संस्थान है, जैसे एलआईसी है, उसमें उन्होंने गोद लिया, एसबीआई बैंक, एसबीआई है, या तमाम वो बैंकें हैं जिनको अर्ध सरकारी घोषित कर दिया गया। तो इस तरह से भी तो हो सकता है कि समय आने पर वो फिर हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं कि नहीं, इस समय जो है हम डूबने से बचाते हैं। जी। देखिए पंडित जी, ऐसा है कि 1 साल तक किसान जो है आंदोलन करते रहे। जी। जितने छोटे चैनल थे, सबने सच दिखाया। जी। जितने बड़े चैनल थे, उन्होंने क्या दिखाया आप बेहतर जानते हैं। जी। और 1 साल तक उनसे कोई मिलने नहीं गया। जी। उसी तरह स्टूडेंट का भी आंदोलन हुआ, जिन लोगों को नौकरी का, रेलवे का मामला था। तो क्या है ना कि सरकार आंदोलन को, सरकार के समक्ष कोई भी आप मांगे रखते हैं, सरकार अपने हिसाब से चल रही है, वो किसी की नहीं सुनती है। जी। इसलिए नहीं सुनती है कि जो बड़े चैनल हैं या जो बड़े लीडर हैं, जो बड़े हाउस हैं, वो समर्थन नहीं करते हैं। वो अपने घर चुपचाप से बैठ जाते हैं, देखते हैं कि उनकी तो दुकान चल रही है। जी। लेकिन अगर आप लोग जैसे नहीं होते पत्रकार, जो ट्रा, ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी बातें रखते हैं लोगों के बीच में, यही वजह है कि आज भी देश बचा हुआ है। आज भी लोगों को एक उम्मीद है कि अच्छा होगा। आज भी हम लोग 2 साल से घर में बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, सारे लोग भूखे मर रहे हैं, करोड़ों करोड़ लोग। इन फिर भी इस उम्मीद के साथ कि आप जैसे लोग हम लोगों के साथ खड़े हैं। निश्चित तौर पे आप लोगों की दुआएं हम लोग के साथ है, आप लोग का सपोर्ट हमारे साथ है, और ऊपर से ईश्वर हम लोगों को रखे हुए हैं। आज वक्त हो तीन गया, चीजों एक की छोटे से ब्रेक का, एक छोटे से ब्रेक के बाद में फिर हम जुड़ते हैं लाइव इंटरव्यू, और आप देखते रहें।
जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। खबरों की दुनिया का नया बाजीगर ईशक पंडित। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जब हम बात करते हैं यूथ की, तो हम युवाओं से जोड़ देते हैं कि देश का भविष्य है। जब हम बात करते हैं यूथ की, तो हम जोड़ देते हैं युवाओं से कि ये देश का भविष्य है, इन पर बातचीत करनी चाहिए और इनको हमें सुनना भी चाहिए। लेकिन जब हम बच्चों की बात करते हैं, वो भविष्य है या युवा, लेकिन दोनों ही भविष्य है, लेकिन बच्चों को लोग इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम परिवर्तन की बात करते हैं, तो वो शुरुआत तो शून्य से ही होगी ना। तो इस पर देश जो है गंभीर क्यों नहीं होता? प्रधानमंत्री जी को भी कम से कम मन की बात में ढंग की बात भी करनी चाहिए थी, जो शून्य से ही शुरू होती है। जी। अरे पंडित जी, मन की बात से पहले प्रधानमंत्री के यहाँ से एक आता है मैसेज, कौन कौन जुड़ना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। मैंने हजारों लोगों से फोन करवा करके मैं उसमें डलवाने की कोशिश की कि प्राइवेट स्कूलों के ऊपर भी कुछ बोलें। लाखों मैंने पत्र भेजवाया ईमेल के माध्यम से कि प्राइवेट स्कूलों के लोग मर रहे हैं भूखे, उनके ऊपर भी केंद्र सरकार ध्यान दे। कहीं कुछ नहीं है प्राइवेट स्कूलों के लिए। सिर्फ प्राइवेट स्कूल किस लिए है कि उनके प्रांगण को इस्तेमाल करना है, उनके टीचरों को इस्तेमाल करना है, उनसे टैक्स लेना है, उनकी जो गाढ़ी कमाई है उसको हड़प लेना है। तो ये सरकार लगातार प्राइवेट स्कूलों के ऊपर अपने अंकुश में लाने की कोशिश कर रही है। और अपनी जो सरकारी स्कूल है, जिसके ऊपर अरबों रुपया ये खर्च करते हैं अपने बजट का, उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं है। अब आप देखिएगा कि बयान आता है, पदाधिकारी स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करते हैं अपने जिले के, उनका बयान आता है कि अगर बस में खड़े होके बच्चे चले गए तो उनपे कार्रवाई होगी। अगर स्कूल के अंदर में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है तो स्कूल पे कार्रवाई होगी। अगर स्कूल में अच्छा पेयजल नहीं है तो स्कूल पे कार्रवाई होगी। यानी ऑल द रेस्ट्रिक्शन इज ऑन प्राइवेट स्कूल, ऑल द फैसिलिटी हैज टू बी प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट स्कूल। लेकिन अपने सरकारी स्कूल पर एक बार भी नहीं बोलते हैं कि जिनको आप तनख्वाह दे रहे हैं टीचरों को, वो समय पे आए कि नहीं, वहाँ पढ़ाई हो रही है कि नहीं, उनका आप अकाउंटेबिलिटी लेते हैं कि नहीं। तो ये लोग समझते हैं कि भाई ये खीरा है, जितना चाहेंगे, खरबूजा नहीं होता है, चाकू से काट देंगे। तो वही लोग प्राइवेट स्कूलों को समझ रहे हैं। और यही वजह है कि आज जो अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग जो इस स्कूलों में आना चाहते थे, धीरे धीरे उनका प्लान हो रहा है। आज लाखों टीचर जो बेरोजगार हो गए, जिनको खाने पीने का नहीं है, आज वो दूसरे कार्य कर रहे हैं। कहीं सेल्समैन हो गए हैं, कहीं ठेला चला रहे हैं, कहीं कुछ काम कर रहे हैं। तो रोज बीवी बाल बच्चों को खाने पीने का तो कुछ तो करेंगे। तो कितना बड़ा नुकसान हुआ कि लाखों टीचर जो बच्चों के भविष्य को बनाने वाले थे, आज दुकान में सेल्समैनशिप कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं देश को नुकसान हो रहा है। और गवर्नमेंट को समझ में बात नहीं आ रही है। गवर्नमेंट समझ रही है कि हम प्राइवेट स्कूलों को खत्म कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल नहीं खत्म होगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के अंदर क्वालिटी देता है प्राइवेट स्कूल। और आज के डेट में लोग जब मार्केट जाते हैं तो कंप्रोमाइज पैसे से नहीं करते हैं, क्वालिटी से करते हैं। उनको अच्छी चीज चाहिए। तो जब उनके बच्चों के भविष्य की बात आएगी कि सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, वो निश्चित तौर पर प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे। आज तो सबसे मजे की बात जब हो गई थी, तो मेरे मन में अभी इसलिए ये प्रश्न उठा कि मैंने सरस्वती ज्ञान मंदिर से शिक्षा ग्रहण की, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो ज्ञान मंदिर भी वैसे ही स्थिति में होगा जो हालात आप बता रहे हैं देश में उन निजी शिक्षण संस्थानों की जो है वर्तमान समय में। तो मुझे लगता है कि जो ऐसे संस्थानों से निकले हुए बच्चे हैं, जो बहुत ही अहम पदों पर हैं, उनको अपने बचपन को याद करते हुए कम से कम इन स्कूलों के लिए मुहिम जरूर छेड़नी चाहिए। और वो छेड़ भी सकते हैं, और चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात आपने कह दी जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से हम अपने देश के सभी लोगों को, खास करके जो लोग प्राइवेट स्कूलों से पढ़ के आए हैं, आप लोग अपने अपने स्कूल में अलमनाई एसोसिएशन बनाएं और अपने स्कूलों के टीचरों को देखें कि क्या उनकी माली हालत है। अपने स्कूल की बिल्डिंग को, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें
और जितना भी आपको हो सकता हो आप अपने विद्यालय को मदद करें, क्योंकि आज आप जहां भी हो, जिस पद पर भी हो, जैसे भी हो, अगर क्रेडिट जाता है तो वो आपके स्कूल को जाता है, आपके स्कूल को टीचर को जाता है। मैं भी एक प्रतिष्ठित विद्यालय का स्टूडेंट रहा हूँ। मैं आज से 40 साल पहले 10th पास किया हूँ, लेकिन आज भी मैं अपने विद्यालयों में साल में 2 बार 3 बार जरूर जाता हूँ। जाके अपने प्रिंसिपल को, टीचर को नमस्ते करता हूँ, अपने बिल्डिंग को देखता हूँ और फख्र से ये महसूस करता हूँ कि आज इस विद्यालय से मैं पढ़ के निकला, इससे आज पूरे हिंदुस्तान का मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो आज आप चैनल पे बात कर रहे हैं 1 to 1 मुझसे, आपको मौका मिला होगा कई बड़ी-बड़ी हस्तियों से बात करने का, तो आज आप वहाँ बैठे हैं कुर्सी पे, तो आज वो सरस्वती मंदिर जो विद्यालय जहाँ से आप पास किए हैं, पढ़े हैं, उसकी देन है। और यही चीज अगर सभी हमारे हिंदुस्तान के उन लोगों के ज़हन में बात आ जाए आपके चैनल के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि आज का जो हमारा आपका डिस्कशन हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा निचोड़, एक बहुत बड़ा रिजल्ट होगा। और मैं आपके लिए ईश्वर से कामना करूंगा कि आपने एक मुहिम को आज जो शुरुआत की है, ईश्वर आपको और तरक्की करे। आज आप इस चैनल पे हैं, कल को एक आपका नेशनल चैनल बने आपका अपना, और एक अपना इंटरनेशनल चैनल बने, ये मैं आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर था और मुझे लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं देर की, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। सुबह का भूला शाम को अगर लौट आए तो बहुत जरूरी है, वो फिर भूला नहीं कहलाता। मुझे लगता है कि हम जागे हैं तो शायद हमारे जैसे तमाम भाई भी जो है उठेंगे और जागेंगे, क्योंकि उन्हें बहुत जरूरत है। शायद उन्हें जरूरत हो या ना हो, लेकिन जब हम बचपन को याद करते हैं कि वहां पढ़ते थे तो मास्टर साहब की हालत क्या है, वहां जाके देखना चाहिए। सर सैयद समाइल अहमद जी ने कहा, मुझे लगता है कि जो एक सर की उपाधि अंग्रेजी जमाने में मिला करती थी, वो आज के दौर में आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को मिलनी चाहिए, क्योंकि आप सब लोग इतने कहते हैं कि जो लचीला देश है अपना, लचीला कानून है, लचीले धर्म है यहाँ के, और लचीले लोग हैं यहाँ के, तो उसका फायदा लोग उठाते रहते हैं, जो मास्टर माइंड है, जो क्रिमिनल माइंड है, जो सरकारों में बैठे हैं, जो सिस्टम में बैठे हैं। लेकिन उनको समझना होगा कि उनका जो क्रिमिनल माइंड है वो भी इन्हीं विद्यालयों की देन है। हालांकि वो सही जगह पहुंच सकते थे, लेकिन पहुंचने का प्रयास नहीं करेंगे। तो अभी सारी शैतानियां छोड़ करके वो अगर इस विषय को अभी एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि कभी कहीं ना कहीं उनका भी भविष्य दांव पर लग सकता है, उनके भी परिवार के लोग जो है कहीं ना कहीं जो है इसमें इससे पढ़ करके उनकी जगह पा सकते हैं या बड़ी जगहों पर भी जा सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम को आप देख रहे थे, और ये कार्यक्रम जो था वो उस शिक्षा व्यवस्था पर था, जो प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर, कि वहां तक हम लोगों का ध्यान नहीं जाता। हम लोग यूनिवर्सिटी देखते हैं, हम लोग तमाम इंटर कॉलेज को देखते हैं, लेकिन जो शून्य से लेकर के जो जहां शुरुआत होती है उसको भी हमें देखना चाहिए, और बहुत जरूरी है। वक्त आ गया है जब बात आती है कि बिजली बिल उनका आ रहा है, जहाँ 4 कमरों का विद्यालय है उसकी कोई बात नहीं करता, 40 कमरों के विद्यालय की तो बात कर रहे हैं, वो तो विधायक जी का है। वहां 400 कमरों की बात होती है, वो तो सांसद जी का है। उनको क्या फर्क पड़ेगा, निजी उनका भी है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो भी विद्यालय हैं जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है झोपड़पट्टी में भी चलते हैं, वो भी विद्यालय हैं, उन्हें बंद नहीं होने देना चाहिए। जो कुछ विद्यालय अपने दम पर खड़े हुए हैं, जिन्होंने पूरी जमा पूंजी अपने जीवन की लगा करके 2-3 बसें कर ली हैं, छोटा 10-12-15 कमरों का एक विद्यालय बना लिया और कई 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 लोगों के जीवन को संवारा दिया, तो उनके लिए हमें जो है संघर्ष करना होगा। ये केवल अकेले सैयद साहब की लड़ाई नहीं है, अकेले विद्यालयों की लड़ाई नहीं है, उनके बच्चों को भी और उनके शिष्यों की भी लड़ाई है, जो उन गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करके आज बहुत बड़े स्तर तक बैठे हुए हैं। तो सैयद समाइल अहमद साहब, आप और कोई मैसेज, कोई संदेश आप सरकार को आप देना चाहेंगे अपने एसोसिएशन की तरफ से? मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि बच्चों के भविष्य के लिए अविलंब विद्यालय खोलें, नहीं तो देश की शिक्षा इतने पीछे हो जाएगी कि अगले 10 वर्षों में भी हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हमारे साथ में आज के खास मेहमान थे सैयद समाइल अहमद साहब, और जुड़े उन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखी और उन्होंने बताया कि देश के अहम मुद्दे पर लोगों को बात करनी चाहिए, ना कि बचना चाहिए। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहे देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।